नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं मौत के आंकड़ों का सच। जी हां, अब दिल्ली में तकरार इस बात को लेकर है कि जो असली मौत का आंकड़ा है वो क्या है। साउथ एमसीडी के जो चेयरमैन हैं भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने कहा है कि 2000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली सरकार इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही है कि जो कमेटी है, खासतौर पर डेथ रिपोर्ट करने वाली डेथ ऑडिट कमेटी, वो लगातार सही आंकड़ों के साथ सही डेथ्स बता रही है। अब इस तकरार के बीच आखिर क्या है मौत के आंकड़ों का सच, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एक सवाल और ये है कि जो शवों की गिनती है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद यानी कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद ये कहा कि पंजाबी बाग में ही 67 मौत के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में अलग अलग इलाकों में कितनी मौतें हो रही होंगी, इसका जवाब कौन देगा? इन तमाम बातों को लेकर लगातार सवाल दिल्ली सरकार पर उठ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा कि जो वीडियो सामने आ रही हैं, खासतौर पर अलग अलग सरकारी अस्पतालों की, उन्होंने कई राज्यों की भी बात की, लेकिन उन्होंने दिल्ली के बारे में भी कहा कि जो सरकारी अस्पतालों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, मॉर्चरी के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और ऐसे में लगातार मौतें सामने आने के बावजूद दिल्ली सरकार ने किस तरह से 7000 से 5000 अब टेस्टिंग कर दी है रोजाना की। अगर टेस्टिंग कम क्यों की गई है, इस पर भी बात कही है और ये कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जवाब भी दिया जाए। फिलहाल आज की इस चर्चा को हम इसी के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा देते हैं कि हालात क्या है। मौत के आंकड़ों पर एमसीडी का दावा है कि दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2098 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही दक्षिणी दिल्ली में 1080 लोगों की मौत हुई है, ये एमसीडी कह रहा है। साथ ही उत्तरी दिल्ली में 976 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पूर्वी दिल्ली में 42 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि कोरोना से 1085 लोगों की जान गई है। दिल्ली ऑडिट कमेटी के जरिए जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, गुरुवार कोविड-19 के 1877 मामले सामने आए थे, यानी कि 24 घंटे में करीब 1900, और संक्रमण के केस बढ़कर अब 34,000 के पार पहुंच चुके हैं, करीब 35,000। राजधानी में 20,871 केस अभी भी एक्टिव हैं और जो ठीक होने वालों लोग हैं, ठीक होने वालों की जो दर है वो बहुत कम आती है नजर। कम टेस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि दिल्ली में कम टेस्टिंग क्यों हो रही है, इस पर सख्ती बरतते हुए दिल्ली सरकार से इस पर सवाल किया गया है। दिल्ली में हालात भयानक हैं, उसके बावजूद 7000 से 5000 टेस्टिंग को कर दिया गया। इसके साथ ही मुंबई, चेन्नई और खास तौर पर कई राज्यों को भी टेस्टिंग बढ़ाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसमें दिल्ली की तुलना की जाए तो दिल्ली में कम क्यों है फिर टेस्टिंग। सरकारी अस्पतालों की हालत पर भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो है वो दिया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल को नोटिस भेजा गया है। साथ ही आपको बताएं कि दिल्ली में कम टेस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि आखिर मौत के आंकड़ों का जो सच है उसको लेकर जितने भी सवाल किए जा रहे हैं, जितने भी जवाब आ रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहती हैं अलग अलग सरकारें। चाहे फिर हम एमसीडी की बात करें, हम दिल्ली सरकार की बात करें, तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं अजय वर्मा कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले अशोक ठाकुर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही सुधीर यादव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर यादव जी, सबसे पहले आपके पास में आती हूँ, क्या कहेंगे आप, जो लगातार अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है कि टेस्टिंग आपने कम कर दी और एमसीडी आप पर सवाल उठा रही है कि आखिर मौत के आंकड़ों का सच क्या है? तो संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन अशोक ठाकुर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता। अशोक ठाकुर जी, आपके पास में आती हूँ, एमसीडी के अस्पतालों को लेकर, वहां पर सैलरी ना मिलने को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं आप पर। आप सबसे पहले उसी का जवाब दे दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी आखिर क्यों सैलरी नहीं दे रही अपने अस्पतालों को, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत इंतजाम है नॉर्थ एमसीडी की अगर हम बात करें वहां के अस्पतालों में, लेकिन डॉक्टर्स को तो सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए, जहां तक नगर निगम की बात है उस पर पहले से ही इस बात का पहले भी जिक्र होता रहा है और ये लगातार बात चलती आ रही है कि दिल्ली सरकार नगर निगम के जो फंड हैं वो रिलीज नहीं कर रही है और जानबूझकर नगर निगम, आप समझते हैं, ये दिल्ली सरकार की को जो पैसा है वो जो उनका हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए और उस पर काफी हद तक जो है नगर निगम डिपेंडेंट रहती है अपने रिसोर्सेज के अलावा, तो वो दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। उसके कारण कहीं ना कहीं नगर निगम की हालात, ये आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 वर्षों से ऐसे ही बने हुए हैं और हम सब जानते हैं।
लेकिन जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के हालात हैं, तो ज्यादातर और ये सारी जिम्मेदारी भी उसकी है, दिल्ली सरकार की बनती है। स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकारों का विषय के अधीन भी आता है, इसलिए अगर आप कहें तो केंद्र उसमें ज्यादा हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता है, और नगर निगम के भी जो अस्पताल हैं वो भी चलाना दिल्ली सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। तो अशोक मुझे ठाकुर लगता है जी, कि अगर हम दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात करें तो हालात बेहद खराब आपकी खराब तरफ स्थिति से में कहे जा हैं। रहे हैं। अशोक ठाकुर जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जिन मौत के आंकड़ों का जिक्र किया है, उसको लेकर आपके पास तथ्य क्या है? देखिए, नगर निगम के आंकड़ों की अगर नगर निगम के पास जो है वो सभी शमशान घाट का जो संचालन है वो उनके अधीन है, और निश्चित तौर पर जो शमशान घाट में और दफनाने के लिए जो लोग आते हैं उनका आंकड़ा कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम को रखना होता है, और उस आंकड़े के आधार पर ही ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर पिछले दिनों में 2098 जो है वो लोगों को या तो जलाया गया है या दफनाया गया है। अशोक तो ये ठाकुर जी, क्या आंकड़े का सभी आधार नगर कोरोना निगम से, का जो डाटा है वो है। सभी की मौत कोरोना से हुई थी? देखिए, ये इसमें साफ हुआ है? कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, जिनकी डेथ हो रही है, उनको उनका जो दाह संस्कार है उसके नियम अलग है, उसके अलग से उसका हॉस्पिटल्स के जो उसके डेथ सर्टिफिकेट आता है, और उसी के आधार पर नगर निगम में रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर शमशान घाट में रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं उनका अलग आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए इन आंकड़ों में कुछ ऊंच नीच होने के जो गुंजाइश है वो नहीं है, क्योंकि ये सब उन अस्पतालों के डाटा के आधार पर ही है। यानी आपके पास ये पूरे साक्ष्य, आप सभी तथ्यों के साथ हैं कि जो 2098 आपने मामले बताए हैं मौत के, वो सभी कोरोना से मरने वालों के हैं। कुल एमसीडीज की अगर मैं बात करूं, जो कोरोना से मरने वाले हैं केवल उनकी बात कर रहे हैं, जो सामान्य जो डेथ हुई है उसकी बात इसमें नहीं है, उनके अलग आंकड़े, उनको वो इनमें इसके जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कोरोना के लिए गाइडलाइंस भी अलग है, और उनका डेथ जो सर्टिफिकेट होता है, जो हॉस्पिटल्स का जो इंटीमेशन होती है वो भी अलग होती है, और उसको जलाने या दफनाने का जो तरीका है वो भी भिन्न होता है, इसलिए पूरा सिस्टम ही उसका अलग है, इसलिए कोई यहाँ पर मिक्स होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियों में मौतें हो रही हैं, कमेटी है उनको अलग से जलाया जा रहा है। जो डेथ ऑडिट कमेटी है वो ये कह रही है कि जो हम आंकड़े बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और उसको उच्च न्यायालय ने भी माना है। देखिए, दिल्ली सरकार के आंकड़ों पर विश्वास करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि नहीं, ऐसे में देखिए कंफ्यूजन तो आम व्यक्ति को हो रही है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि एमसीडी खास तौर पर शमशान घाटों की दुर्दशा बता रही है। इसके साथ ही अगर मैं डेथ ऑडिट कमेटी की बात करूं तो वो ये कह रही है कि हम सारे आंकड़ों की गिनती करके बता रहे हैं, जिसे उच्च न्यायालय भी मान रहा है। अब आम व्यक्ति ये सोच रहा है कि आखिर क्या है आंकड़ों का सच, मौत के आंकड़े क्या सही माने जाए? नहीं, देखिए, आम आदमी ही तो अस्पतालों में जा रहा है। हाँ। और अस्पतालों के जो हालात हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर गए हैं अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए, वो स्वयं आकर हमको बता रहे हैं कि वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरें आ चुकी हैं सामने। लोग प्रत्यक्ष हमको बता रहे हैं। केवल नगर निगम के आंकड़ों की बात मत कीजिए, जो लोग अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए अस्पतालों में गए हैं और वहां के जो हालात है वो बयान करते हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है, सुनने लायक नहीं है। वहां पर जो सुविधाएं हैं उसका हालात बहुत ही खराब है। और आप देखिए मजे की बात कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार दिल्ली की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। पीछे उन्होंने एक नई तरह की बात चलाई कि दिल्ली में केवल दिल्ली के रहने वालों का इलाज होगा। तो शायद केजरीवाल साहब को यह पता नहीं है कि उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मेरे पास इस देश में रहने का सबूत नहीं है, वो तो स्वयं ही दिल्ली के नागरिक नहीं है। इस तरह से अगर बात करेंगे, और 50 लाख लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में बिना रेजिडेंस प्रूफ के रहते हैं, वो लगातार वर्षों से दिल्ली में रहकर यहाँ के विकास के भागीदार हैं। उन 50 लाख लोगों के 15 लाख राशन कार्ड जो है आज भी दिल्ली सरकार के पास पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो उन्होंने पिछले 4 साल से बनाए नहीं है। उन मामलों को लेकर देखिए, ये मामले इस वक्त अलग है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है वो है अस्पतालों की दुर्दशा। अब मैं चाहे अलग अलग अस्पतालों को लेकर यहाँ पर बात करूं, चाहे खास तौर पर देखिए सरकारी अस्पताल, क्योंकि निजी अस्पताल तो इस वक्त मन चाहे पैसे वसूल रहे हैं और ये किसी से छिपा नहीं है। जब भी इस तरह की
कोई भी महामारी सामने आती है तो निजी अस्पतालों का क्या हाल होता है वो हम सबने देखा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी होना, क्योंकि ऐप तो कुछ और दिखाता है और बेड होते नहीं है, बेड के लिए बार बार मना किया जाता है और ऐसे में बिना इलाज के ही, बिना डॉक्टर्स के देखे ही एक व्यक्ति दम तोड़ देता है। सबसे ज्यादा शर्मसार वो तस्वीर करती है। सुधीर यादव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? सुधीर यादव जी की आवाज फिलहाल ठीक से नहीं जुड़ पा रही है हमारे साथ, उनसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही हम कोशिश ये करेंगे कि उनसे भी सवाल जवाब किए जाए जैसे वो हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन अशोक ठाकुर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अशोक ठाकुर जी, ये कोशिश की जा रही थी जब, और ये समझने की भी जरूरत है कि हम, यानी कि आम जनता कोशिश कर रही है कि हम इसको किस तरह से समझें, हम कहाँ जाएं, कैसे इलाज कराएं। कोरोना के टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारें अस्पतालों के बाहर लग रही हैं। कल जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल की, और जब उन्होंने एलजी के फैसले को मान लिया था तो ऐसा लग रहा था कि अब समन्वय के साथ सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो समन्वय कहीं नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, देखिए, जो भी फैसला दिल्ली सरकार ले रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस मामले में भी अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। वो अपनी जिम्मेदारियों से और जवाबदेहियों से बचने के लिए दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कोरोना जो लॉकडाउन पीरियड था उस समय में दिल्ली सरकार के पास काफी समय मिला था इन सुविधाओं को एक्सपेंड करने का, इनको बढ़ाने का। उस समय इन लोगों ने कुछ भी कोशिश नहीं करी, कोई काम नहीं किया। अब ये कहीं ना कहीं पहले इन्होंने निजी अस्पतालों को बोला कि 20% जो बेड है आपका आरक्षित कीजिए, और आप देखिए कि जो निजी अस्पताल में जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में नहीं जा पा रहे हैं तो वहां जाकर इलाज करा रहे हैं। अब ये कहते हैं कोरोना वालों को बीच में रखो। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में उठ रहा है। देखिए, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को अगर कोरोना होता है तो उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ये लोगों का जीवन खतरे में डालने की कोशिश कर रहे थे। हालात देखिए बहुत बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन अशोक ठाकुर जी, एक और बड़ी बात यहाँ पर, एक और बड़ा सवाल, जो एमसीडी के अस्पतालों में जितनी भी तैयारियां की गई, या फिर एमसीडी ये कह रही है कि हम कहीं स्टेडियम्स दे सकते हैं और कहीं ऑडिटोरियम्स दे सकते हैं अपने, जिसको हम अस्पतालों में बदल कर मेकशिफ्ट अस्पताल बनाकर उसमें अस्थायी रूप से काम कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं, क्या उसको लेकर दिल्ली सरकार से बातचीत हुई थी? नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए कि ये काम करना ही नहीं चाहते। आप मूल बात समझिए, इनको आप जो मर्जी कर दे दीजिए। आप नहीं अशोक जी, क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी की इस पर बातचीत हुई थी, ये तो मुझे बताइए। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब नगर निगम ने उनको ऑफर दिया है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना तो दिल्ली सरकार का काम है ना। अब आपने, मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने पहले दिल्ली के निजी अस्पतालों के ऊपर आरोप लगाए कि वो कालाबाजारी कर रहे हैं। पिछले 50 दिन से दिल्ली के अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो इलाज हो रहा था उसमें 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट एडवांस लिया जा रहा था। इनका स्वास्थ्य विभाग सोया रहा, इनके स्वास्थ्य मंत्री सोए रहे। अब ये उनके ऊपर कह रहे हैं वो 5 लाख रुपए की कालाबाजारी कर रहे हैं। अरे भाई, ये कालाबाजारी रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? फिर कह रहे हैं कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली में बाहर के लोग आकर इलाज करा रहे हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि दिल्ली में बाहर से इलाज कराने वाले आनों की संख्या जो है 10% से भी कम है। लेकिन सबसे जो दूसरी बात जो छुपा रहे हैं, दिल्ली का कौन सा अस्पताल है दिल्ली सरकार का जहां बाहर से लोग इलाज कराने आ सकते हैं? अरे आप जाइए अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में, आप जाइए संजय गांधी में, आप जाइए नरेला के अंदर जो इनका हॉस्पिटल है उसमें जाइए, आप जग प्रवेश चंद्र में जाइए। वहां पर इतने बुरे हालात है कि सामान्य व्यक्ति वहां जाने से डरता है। इनके अपने जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना से ग्रसित थे वो इलाज कराने को तैयार नहीं थे इन अस्पतालों में। जब इनके अपने डॉक्टर्स, अपने स्वास्थ्य कर्मी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कौन सा पेशेंट आएगा दिल्ली में कोविड-19 का इलाज कराने के लिए? और किस व्यवस्था के तहत कोविड-19 का पेशेंट ट्रांसफर हो सकता है, मुझे ये बताएं। आपने अपनी बात रखी कि बाहर से कौन व्यक्ति जाएगा अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली वालों का इलाज अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त अजय वर्मा जी, बाहर से क्यों आएगा कोई? ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ। अजय वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम ह्यूमन राइट्स, खास तौर पर ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई अस्पतालों में, मोर्चरी की तस्वीरें, इसके साथ ही शवों के एक के ऊपर एक रखे होने की तस्वीरें, उसको लेकर ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई गई कांग्रेस की ओर से। लेकिन क्या अजय वर्मा जी, क्या किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से?
क्या सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीति के बीच आप कांग्रेस, खास तौर पर जो कांग्रेस है वो अपने आप को दिखाना चाहती है, या फिर कुछ और मोटिव है इस वक्त कांग्रेस का? देखिए प्रिया जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं, अशोक जी हमारे भाई हैं, बड़े अनुभवी हैं, बीजेपी के अच्छा पक्ष रखते हैं। दिल्ली के जो वोटर हैं लोकसभा के, 700 सीट इनकी जीती हैं, वो इन्हीं के वोटर हैं। उनमें से छांट नहीं सकते कि कोरोना केजरीवाल को हो रहा है या कोरोना कांग्रेस के लोगों को हो रहा है। कोरोना तो सबको हो रहा है, वो दिल्ली वासियों को हो रहा है। और बड़े राजा जो हैं देश के, दयावान शासक, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कोविड-19 में, सारी डिजास्टर्स में सारी पावर देश की सरकार के पास आ जाए। तो अपनी कमजोरियों को ना छुपाई जाए, उनका दायित्व बनता है। लोकसभा के सारे वोटर उनके हैं, लोकसभा में सरकार उनकी है, उनका दायित्व ये बनता है। मानवाधिकार आयोग ने तो पहले अपना संज्ञान लिया जब देश में मजदूर सड़कों पे थे, मजदूरों की मौत हो रही थी, खाना नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी तो अपना पक्ष, देखिए यूपी में रखने गए तो यूपी की तानाशाह सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को झूठे मुकदमों में फंसाकर बंद कर रखा है। जो कोरोना में जनता की मदद करेगा, सेवा करेगा, उसको तो बीजेपी के लोग बंद कर देंगे, जेलों में ठूस देंगे, या फिर वो और चीजें नहीं करेंगे। और जब इनसे कहते हैं कि टेस्टिंग किट लाइए, इनसे कहते हैं कोरोना रोकिए, इनसे कहते हैं वेंटिलेटर बढ़ाइए, इनसे कहते हैं कि पीपीई किट को आगे बढ़ाइए, तो सिवाय इसके कि ये लोग अपने चुनावी मोड में लग जाते हैं। कभी वर्चुअल रैली बिहार में करते हैं, फिर बंगाल में करते हैं, अब राज्यसभा का चुनाव लड़के ये सरकार गिराने के। अजय वर्मा जी, अभी इस टॉपिक पे बात कीजिए ना। अभी मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या सीधा सीधा मोटिव है कांग्रेस का, सिर्फ दोनों सरकारों को घेरना, उन पर निशाना साधना, या फिर दिल्ली की जनता की बातों को सुनकर उसको आगे तक पहुंचाना, उस पर काम करवाना? हम तो दिल्ली की जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे। अपना काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस रसोई चली है, कांग्रेस के वर्कर काम कर रहे हैं। ना तो हम भारतीय जनता पार्टी के बयान वीरों की तरह झूठ बोल रहे। ये लोग झूठ दिखाते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठ खाते हैं, झूठे आंकड़े लाते हैं। अब मैं ये कहने लगूं कि देश की चौथे नंबर पर फर्स्ट 4 में आ गए हैं। मोदी साहब की इच्छा ये है कि फर्स्ट 1 और 2 में हम आ जाएं। इसके लिए रोकथाम कुछ नहीं करेंगे कि साहब कोविड किट बढ़ाएं, टेस्टिंग बढ़ाएं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि देश की सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर मजदूरों का, गरीबों का, पीड़ितों का, संक्रमण कर्मियों का, डॉक्टरों का, सफाई कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का और पत्रकारों का, आप सबका विशेष ध्यान रखें। कोरोना का रोकथाम का दायित्व देश की सरकार का बनता है। देश में लोकसभा के वोटर हैं, ये दिल्ली से 700 सीट इनकी जीती हुई है। दूसरे नंबर पे केजरीवाल साहब का बनता है। वो दोनों लोगों के दायित्व है। हम लोग तो बैक में हैं, अपोजिशन में हैं। हम लोग तो जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना हमें लाइसेंस चाहिए, ना हम ये चाहते कि हमें आप दिखाएं। हम अपना काम कर रहे हैं। अशोक जी से जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। अशोक जी, देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जहां तक भारत सरकार की जिम्मेदारी है तो पीपी किट हो या टेस्टिंग किट हो, इसकी उपलब्धता कराना, संसाधनों की उपलब्धता कराना, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है और भारत सरकार ने उस जिम्मेदारी का बखूबी उसको पूरा किया है। और आज दिल्ली सरकार ने जो भी मांगा है उसको देने का काम किया है, कहीं पर किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी है। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, स्थानीय स्तर पर है, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, वो उन्हीं को करना है। उसके काम में केंद्र सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार अगर दिल्ली सरकार कोई प्रपोजल लॉकडाउन से संबंधित लेकर आती है, उस पर कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली सरकार अगर कोई टेस्टिंग किट की कमी की बात करे तो हम उसको देने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार पीपी किट की बात करे तो उसको देने को तैयार है। और कोई किसी प्रकार की संसाधन अगर दिल्ली सरकार को लगता है तो वो निश्चित तौर पर भारत सरकार से अप्रोच कर सकती है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अस्पतालों का नियंत्रण उनके हाथ में है। और जो भारत सरकार के अस्पताल दिल्ली के अंदर है, चाहे एम्स है, चाहे सफदरजंग है और राममनोहर लोहिया है, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थित जो है वो काम अच्छे प्रकार से हो रहा है, वो सबको पता है। इस वक्त एक बड़ी तकनीकी खामी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त होती तो सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछे जाते। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े होते तो सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पर दागे जाते, लेकिन तकनीकी खामी के चलते वो जुड़ नहीं पा रहे हमारे साथ। सवाल अशोक जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि जो राजनीति है वो कैसे खत्म होगी? दिल्ली में जो राजनीति है, अभी भी जब हालात बेकाबू हो चुके हैं, जब हम हालात देख रहे हैं, मोर्चरी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि लोगों को
उनके परिवार वालों की, उनके सगे संबंधियों की बॉडीज नहीं मिल पा रही हैं। टेस्ट कराने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिन लोगों को आइसोलेशन के लिए जाना है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड की जरूरत है, वो वहां पर भटक रहे हैं कि भाई हमारा टेस्ट कर दो, वो नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच सियासत कब खत्म होगी दिल्ली में? टेस्ट नहीं, टेस्ट का जो निजी लैब टेस्ट कर रही थी उनको भी रोक दिया इन्होंने टेस्ट करने से, उनको भी रोकने का काम किया, स्वयं तो कर ही नहीं रहे हैं। आप अभी चले जाइए किसी अस्पताल में जो कोविड-19 सेंटर जो इन्होंने फ्लू क्लिनिक बना के रखे हुए हैं, कहीं पर भी ये सैंपल नहीं, कहीं भी टेस्ट नहीं कर रहे। मैं यही जानना चाहती हूँ कि इस बीच जब स्थितियों और परिस्थितियों में हम आ चुके हैं, जब हम जान रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो जब वो राजनीति है, जो सियासत है, वो कब खत्म होगी? नहीं, सियासत कब दोनों साथ में आएंगे? दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर दे, वो कहे हमारे बस का नहीं है सर, ये दिल्ली चलाना। ये वक्त ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों को साथ आना होगा। नहीं, हम साथ देने को तैयार हैं, दोनों को साथ आना होगा, दोनों को मिलना जुलना होगा, दोनों को बैठकर बातचीत करनी होगी। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो किया जा सके। और ये तो देश की राजधानी की हम बात कर रहे हैं, बाकी राज्यों के क्या हाल होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारत सरकार के जो हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो स्थिति और ज्यादा भयावह होती। आप कल्पना कीजिए कि अगर एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी होल्डिंग, अगर जो अस्पताल जो अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो दिल्ली में लोगों का क्या हालात होते। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं लोकेश भिवानी, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लोकेश भिवानी जी, सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त दिल्ली सरकार पर उठ रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या है आगे की प्रक्रिया आपके पास, क्या करेंगे? अब आप चारों तरफ से चौतरफा घिर चुके हैं आप। हाँ बिल्कुल, ये बात आप केंद्र सरकार से भी पूछिए कि वो तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। लेकिन आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। मेरी बात सुनिए, दिल्ली सरकार के विषय में आता है, तैयार है, दिल्ली के जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल तैयार है। ये बीजेपी के साथी जो चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कितने लोग एडमिट हैं? लोकेश भिवानी, 7,000 बेड है जो कोरोना के हैं। मुझे बीजेपी के साथ ही बता दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से, मैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज को प्लीज इस तरह से ना बांटें कि केंद्र के जो अस्पताल हैं उनमें क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उनमें क्या हो रहा है, उसमें मत बांटिए इसे। आम आदमी को 60% बेड ऐप पर शो हो रहे हैं, वो उन्हें क्यों नहीं मिल रहे? मुझे ये तो जवाब दीजिए। आप मुझे ये जवाब दीजिए, जो 60% बेड दिख रहे हैं ऐप में, उसके लिए जगह क्यों नहीं मिल रही लोगों को? लोगों को बाहर से क्यों भगाया जा रहा है? और बाहर अमरप्रीत अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल के गेट पे पड़ी हुई है, कब तक ये सियासत चलती रहेगी आप लोगों की? देकर कि वहाँ पर बेड नहीं है, तो ये तो बताएं कि कौन सही है कौन गलत है। आपका एलएनजेपी अस्पताल का प्रशासन गलत है या दिल्ली सरकार गलत है? लोकेश भिवानी जी, मौतों के आंकड़े को लेकर आप घिर रहे हैं, इसके साथ ही एमसीडी को फंड नहीं मिल रहा है उसको लेकर आप पर सवाल उठ रहे हैं, इसके साथ ही आपने किस तरह से 7,000 से 5,000 कर दिए टेस्टिंग को रोजाना की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपसे नोटिस की बात कही है। अब क्या क्या संभालेंगे आप, कैसे संभालेंगे? लास्ट टाइम मनीष सिसोदिया जी के साथ एक मीटिंग थी आपदा प्रबंधन कमेटी की, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से शामिल लोगों ने कहा कि कोई कम्युनिटी सेपरेट नहीं हो रहा है और उसी के आधार पर निर्णय लिए गए थे। केंद्र सरकार ने ये कहा है, केंद्र के प्रतिनिधियों ने ये कहा है कि कोई भी कम्युनिटी सेपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन आपने तो माना था कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। हमने माना था, बिल्कुल दिल्ली मान उसके बावजूद आपने टेस्टिंग कम क्यों की? दिल्ली उसके लिए तैयार थी, लेकिन इन लोगों ने किया, हमने डिसाइड किया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए पहले रिजर्व रहेंगे, लेकिन उसको भी एलजी साहब ने केंद्र के दबाव में आकर के उस फैसले को बदला। उसके बाद ये दिक्कतें आनी शुरू हुई है। अब अगर नहीं, हम फिर भी अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि क्या उनके पास कोई आंकड़ा है कि कोविड-19 का पेशेंट बाहर से आ रहा है दिल्ली में? कितने आपके अस्पतालों में लोगों ने इलाज कराया, मुझे बताइए आप। जनाब ये बताएं, क्या उनके पास आप दिल्ली के लोगों को बांटना चाहते हैं? कोविड-19 बीजेपी के लोगों को छोड़ के आप और कांग्रेस के लोगों पे ही हो रहा है? बीजेपी के साथी तो मुझे ये बताएं कि आपका चुनाव प्रचार दिल्ली में नहीं, वो बिहार का कैसे? अरे भैया आप ये बताइए, आपने कहा कि यही सियासत है जो दिख रही है देश में। मुझे ये बताइए कि बाहर से कौन सा यही सियासत है और यही आम व्यक्ति नहीं चाहता,
यही आम व्यक्ति नहीं चाहता। आम व्यक्ति ये चाहता है कि सब कुछ सुलझ कर एक मुद्दे पर बात हो सके, जिस मुद्दे को लेकर इस वक्त जमीन पर लोग बैठे हुए हैं, अस्पतालों की लाइनों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन यही एक आम व्यक्ति नहीं चाहता जो इस वक्त हम देख रहे हैं। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों पर अपनी बात रखी। लेकिन हाँ, ये जो सियासत है इसी के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है दिल्ली में, ताकि मौत के आंकड़ों का सच भी सामने आ सके। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की, केंद्र सरकार के अस्पतालों की और एमसीडी के अस्पतालों की जो हकीकत है वो तो पहले ही तस्वीरों में सामने आ चुके हैं, लेकिन अब आम व्यक्ति, दिल्ली का एक आम नागरिक किस तरह से अपनी दुर्दशा को किससे जाकर व्यक्त करे, ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। और ये तभी सुलझ पाएगा जब दिल्ली में सियासत पूरी तरह से खत्म हो पाएगी और इस सियासत के परे एक आम नागरिक के अधिकारों के बारे में सोचा जाएगा, समझा जाएगा, उसको सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब क्या होगा, इस बात को लेकर क्या काम किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल चलिए, आज के इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए